हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक दो दिन वीडियो नहीं आ पाई थी। मैं आउट ऑफ चला गया था अपने एरिया से, जिसके वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, जो बच्चे MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक ना, अभी 2023 के लिए। तो उनके लिए आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर के टोटल क्वेश्चन है, ठीक ना। 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। आपके MGKVP में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, तो एक वीडियो के अंतर्गत 100 क्वेश्चन को देखना पॉसिबल नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे, और एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कि हम बाकी के 50 प्रश्न को देख लेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन में आपका एक मॉडल पेपर तैयार हो जाता है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये PDF प्रीवियस ईयर पेपर के मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा, ठीक ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कक्षा में उत्पन्न व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक स्वीकार्य विधि नहीं है, ठीक ना। कक्षा में उत्पन्न बिहेवियर संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए कौन सी विधि स्वीकार्य विधि नहीं है, यानी कि वो प्रॉपर नहीं है, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत रूप से बच्चों से परामर्श करना, ठीक ना, ये तो अच्छी बात है, ये विधि मानी जाएगी, ठीक ना। बच्चों को अध्ययन संबंधी सहायता करना, ये भी सही है। कठोर अनुशासन कठोर अनुशासनात्मक नियम निर्धारित करना, ये स्वीकार्य विधि नहीं है। आप कक्षा में बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन नहीं लागू कर सकते, ठीक ना। तो ये आपका पहला का सी सही हो जाएगा, ठीक। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ज्ञान आयोग का अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा भी है। तो ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे सेम पेट्रोडा, ठीक ना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्यवहारवाद होगा यहाँ पे, ठीक ना। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे। आप साइकोलॉजी में व्यवहारवाद के बारे में पढ़े होंगे। तो व्यवहारवाद के संस्थापक वाटसन थे। इसका पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है, चौथा क्वेश्चन है विन्यास प्रेरणा शिक्षण कौशल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक ना। तो विन्यास प्रेरणा कौशल में क्या होता है, हम आपको बता दें कि एक सेट होता है। वो सेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्किल का, ठीक ना। कि बच्चों को जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चों को उनका माइंड तैयार करने के लिए, कि उनका माइंड पढ़ने के लायक बन जाए। अब हम क्लास में गए तो बच्चा एक्टिव है कि नहीं है पढ़ने के लिए आगे, इसके लिए हम कुछ करते हैं कि वो एक्टिव हो जाए। तो उसके माइंड तैयार करने के लिए हम पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं। तो पूर्व ज्ञान से जोड़ने की जो स्किल होती है उसी को हम विन्यास प्रेरणा शिक्षण कौशल कहते हैं, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत विन्यास प्रेरणा शिक्षण कौशल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पाठ प्रारंभ करते समय, ठीक ना। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। UN चार्टर सर्वसम्मति से कब अपनाया गया, ठीक ना। तो UN चार्टर 24 अक्टूबर 1945 में अपनाया गया था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, निम्न में से कौन सी निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता नहीं है, ठीक ना। तो निबंधात्मक परीक्षा में क्या होता है, जब आपके पेपर में इसे लिखने के लिए आता है, निबंध लिखने के लिए आता है, तो आप उसमें अपने विचारों को भी लिख सकते हैं, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, आप अपने आइडियाज़, अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स को उसमें लिख सकते हैं। उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक ना। तो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, ठीक ना, निबंधात्मक परीक्षा की। क्योंकि देखिए उसको ये अलग टीचर उसका चेक करेगा, तो वो अपने विचारों के हिसाब से उसको चेक करेगा, दूसरा टीचर करेगा तो वो अपने विचारों के हिसाब से चेक करेगा। यानी निबंध का कोई आंसर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, तो उसका जो मूल्यांकन भी होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक ना। तो मानसिक योग्यता का मूल्यांकन, मूल चिंतन का मूल्यांकन, सभी से ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन पहला सही होगा, ठीक।
हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा गलत कथन है देख लीजिए। ठीक, पहला है सेमिनार शिक्षण की एक प्रविधि है, तो सही बात है। पुनरावृत्ति प्रश्न पाठ के प्रारंभ एवं अंत में पूछे जाने चाहिए। पुनरावृत्ति प्रश्न पाठ के आरंभ में एवं अंत में पूछे जाने चाहिए, ये गलत कथन है। ठीक ना, ये गलत कथन है आपका। अंत में पुनरावृत्ति प्रश्न और पाठ के प्रारंभ में पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक ना, विचारात्मक प्रश्न प्राथमिक स्तर के छात्रों हेतु लाभकारी नहीं होते, ये सही है। ठीक ना, एक शिक्षण विधि में कई प्रविधियां सम्मिलित की जा सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो उसका बी हो जाएगा सही। ठीक, फिर इसके बाद उसके बाद हम 8वां क्वेश्चन देख लेंगे। कक्षा शिक्षण प्रश्नों का वितरण किस प्रकार होना चाहिए। कक्षा शिक्षण में जो प्रश्नों का हम वितरण करते हैं, जो प्रश्न हम पूछते हैं, वो किस प्रकार से हम पूछें। ठीक ना, तो पहला ऑप्शन है एक व्यवस्थित क्रम में, दूसरा ऑप्शन है अव्यवस्थित रूप में, तीसरा है अधिकांश आगे बैठे छात्रों से, डी है अधिकांश पीछे बैठे छात्रों से। तो अव्यवस्थित क्रम में हमें प्रश्न कक्षा में पूछना चाहिए, किसी भी बच्चे को खड़ा करके। क्योंकि देखिए, जब अगर हम एक लाइन से पूछेंगे तो पहले वाले से जब हम पूछेंगे, दूसरे वाले से पूछेंगे, तो पीछे के बच्चे तैयार हो जाएंगे, उसको याद कर लेंगे। ठीक ना, तो अव्यवस्थित रूप से किसी से भी पूछिए, ताकि पता चल जाए कि बच्चा पहले से प्रिपरेशन करके आया है या उसको पता है कि नहीं। ठीक ना, तो कभी भी अव्यवस्थित क्रम में पूछना है। निम्न में से कौन शिक्षण कौशल नहीं है। छात्र सहभागिता को पुनर्बलन देना, यह है रीइंफोर्समेंट स्किल। मौन एवं अशाब्दिक संकेत, ये भी है। विन्यास प्रेरणा भी है। अंतःक्रिया विश्लेषण कौशल नहीं होता है। जो क्लासरूम में जाके आप इंटरेक्शन बच्चों के साथ करते हैं, वो किसी कौशल के अंतर्गत नहीं आता, वो आपकी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। ठीक ना, उपयोगिता का सिद्धांत किस दर्शन की विशेषता है। तो प्रयोजनवाद का। जो उपयोग है वही सत्य है। ठीक, जो उपयोग नहीं है वो असत्य है। तो उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रयोजनवाद से संबंधित है। ठीक, 11वां क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी शैक्षिक उद्देश्यों की ज्ञानात्मक श्रेणी से संबंधित नहीं है। कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानात्मक श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो प्रत्ययीकरण। ठीक ना, प्रत्ययीकरण आपका ज्ञानात्मक श्रेणी से संबंधित नहीं है। मूल्यांकन है, विश्लेषण है, बोध है, और प्रत्ययीकरण नहीं है। ठीक ना, उसमें हम सामने चीज़ों को नहीं देखते हैं, बस रटते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं। ठीक ना, प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं होती हैं उसमें। ठीक, तो इसके बाद जो आपका 12वां क्वेश्चन है क्या है। कौन सी दार्शनिक विचारधारा मानती है कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य अविद्या का निराकरण करना है। तो अविद्या का निराकरण बौद्ध धर्म की विशेषता है। ठीक ना, किंतु शिक्षा का द्वितीयक उद्देश्य व्यक्ति में नैतिक रूप से परिपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। तो ये बौद्ध दर्शन की विचारधारा है। ठीक, फिर इसके बाद 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। तो कक्षा में जो पढ़ने वाले सहपाठी होते हैं, जो उसके पीयर्स होते हैं, वो समाजीकरण, उसके सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक ना, ध्यानासन प्रक्रिया गलत है, समाचार पत्र पठन गलत है, स्वकेंद्रित रहन सहन गलत है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए पुराने से नए के क्रम में। ठीक ना, तो इसका ये देखना है कि सबसे पहले कौन आया, मिड डे मील आया या आरटीई आया कि एसएसए आया। तो ये गलत है। ठीक, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। पहले सर्व शिक्षा अभियान आया, फिर मिड डे मील आया, फिर आरटीई आया, तो इसका बी नंबर सही है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए 17 मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने का सुझाव दिया। जब हम ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्य को जब हम लिखते हैं, तो इस उद्देश्य को लिखने के लिए व्यवहारिक रूप में कि बच्चों पे उसका इम्प्लीमेंशन किया जा सके और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, तो वैसा ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए 17 मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने के लिए कौन सुझाव दिया था। तो RCEM मैसूर में इसका सुझाव दिया गया था। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक ना, तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। किसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य तथा विधियां, शिक्षा के उद्देश्य तथा विधियां दार्शनिक सिद्धांतों के उप सिद्धांत हैं। तो जॉन डीवी के अनुसार
शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं और जो विधियाँ होती हैं वो दार्शनिक सिद्धांतों के ही उपसिद्धांत होते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी दर्शन से ही शिक्षा के उद्देश्य भी निकलते हैं और दर्शन से ही शिक्षा की विधियाँ भी निकलती हैं। जैसे बौद्ध दर्शन, गांधी दर्शन, उपनिषद दर्शन, वेद दर्शन, इन सब से क्या है, शिक्षा का ढेर सारा विधि, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, सारा चीज़ निकला है। ठीक ना, आप पढ़े होंगे यदि फिलॉसफी बीएड में तो। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्न में से कौन शिक्षक व्यवहार में सुधार की पृष्ठपोषण प्रविधि नहीं है। कौन शिक्षक व्यवहार में सुधार की पृष्ठपोषण प्रविधि नहीं है, तो क्या है कि देखिए सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग आपका होता है। ठीक ना, तो प्रविधि है ये। ठीक ना, और अनुकरणीय शिक्षण अनुकरण वाला भी है, कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण भी है। ठीक ना, सुधार के लिए। लेकिन वास्तविक कक्षा शिक्षण जब क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा होता है उस समय जो वास्तविक, तो ये नहीं है, उस समय वो सुधार नहीं कर रहा, तो वो पढ़ा रहा होता है। ठीक ना, तो वो सिर्फ पढ़ाता ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, फिर हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन हेतु विवरणात्मक उपागम को अपनाया। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के लिए, जैसे दो चीज़ों में हमें तुलना करके कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए हम डिटेल में उसको जाके पढ़े। दोनों टॉपिक को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ए है बी है, दोनों में हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो हम डिटेल में ए को भी पढ़ेंगे और बी को भी पढ़ेंगे, तो जाके हम दोनों में तुलना कर पाएंगे। ठीक ना, तो ये अप्रोच को किसने अपनाया था। ठीक ना, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जॉन गिस्कोम। ये यूएसए के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे, डाइट की स्थापना निम्नलिखित स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु की गई। तो प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए डाइट की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। जब हम एक पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं, तो उसके सिद्धांत में कौन सा कथन एक गलत है, ये बताना। ठीक ना, तो पाठ्यक्रम सामुदायिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल। पाठ्यक्रम उपयोगी होना चाहिए, बिल्कुल। पाठ्यक्रम लचीला नहीं होना चाहिए, तो लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार से उसको बदल सके। तो एक कथन गलत है और एक कथन गलत है, इसीलिए ये सही है। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि आप करिकुलम डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक ना, उसको देख लीजिएगा आप। निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। ठीक ना, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, शिक्षाविदों के अनुसार पाठ्यक्रम में 4H, ठीक ना, हेल्थ, हैंड, हेड व हार्ट सम्मिलित किए जाने चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में, यह कथन संबंधित है। ठीक ना, मतलब कि जब हम करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं तो करिकुलम ऐसा हो जो 4H यानी हेल्थ, हेड व हार्ट चारों से होकर मतलब गुजरे, और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो। ये कथन किससे संबंधित है, तो ये कथन क्रिया के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि चारों चीज पूरा हो जा रहा है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन। ठीक ना, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसके मूल्यांकन हेतु रेटिंग स्केल सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी। तो जब हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं, पर्सनालिटी का, तो रेटिंग स्किल सबसे अच्छी होती है। ठीक ना, क्योंकि रेटिंग में क्या होता है कि वो बहुत अच्छा है और बहुत प्रभावी है। ठीक ना, तो व्यक्तित्व में हम रेटिंग स्किल का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं गुड, वेरी गुड, बेटर, ये सब का ऑप्शन रहता है। ठीक ना, उपलब्धि में हम नहीं देते, उपलब्धि में हम ग्रेड या स्कोर के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक, अभी क्षमता में भी हम कर सकते हैं, बुद्धि में हम IQ के बेस पे हम कर देते हैं मूल्यांकन। ठीक ना, तो व्यक्तित्व में रेटिंग स्केल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद क्या है, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है तो क्या होगा। ठीक ना, एक कोई बच्चा है वो गृह कार्य करके नहीं ला रहा है तो क्या होना चाहिए। आप उसे कक्षा के बाहर चले जाने का आदेश देंगे, आप उसे दंडित करेंगे, आप उसकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे, आप उससे गृह कार्य पूर्ण न करने का कारण पूछेंगे। तो जो एक टीचर है वो अगर बच्चा वहाँ पे अगर होमवर्क करके नहीं आता है तो वो उससे पूछेगा कि बेटा तुम होमवर्क क्यों नहीं किए हो। ठीक ना, बाकी दंडित वंडित कुछ नहीं करेगा। तो ये डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 25वां नंबर आप क्वेश्चन का देख लीजिए, निम्न में से कौन अप्राचलिक सांख्यिकीय परीक्षण है। अप्राचलिक की बात कर रहा है। ठीक ना, तो अप्राचलिक में क्या होता है,
काई वर्ग परीक्षण अप्राचलिक परीक्षण है, ठीक ना। सांख्यिकी की वीडियो अगर टाइम मिल जाता है तो मैं बना दूंगा, तो सांख्यिकी आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा, और बाकी तो आप लोग बीएड में पढ़े ही होंगे, ठीक ना। अनुमानिक सांख्यिकी में होता है, तो अनुमानिक सांख्यिकी में क्या होता है, अनुमान लगाना होता है, ठीक ना, अनुमान लगाना होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूर्वानुमान, इसमें अनुमान लगाना होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 को हम देख लेंगे। 27 क्या है, विद्यार्थी उस शिक्षक का सम्मान करते हैं। तो विद्यार्थी किस शिक्षक का सम्मान करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, जो उन्हें कड़े अनुशासन में रखता है, जो उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखता है, जो अपने विषय पर अधिकार रखता है, जो छात्रों को अपने घर बुलाता है। तो देखिए, जो टीचर अपने सब्जेक्ट पे पकड़ रखता है, उसको अपने सब्जेक्ट की फुल्ली नॉलेज होती है, बच्चे उसका रियल में रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक ना, क्योंकि नॉलेज ही सबसे पहला मायने रखता है। आपका व्यवहार कितना अच्छा है ये मायने तब रखेगा जब आपको नॉलेज भी है, ठीक ना। आप नॉलेज ही नहीं है, व्यवहार बहुत अच्छा है, तो कोई मायने है क्या उसके? नहीं है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रभावी शिक्षक का गुण नहीं है, ठीक ना। पूछ रहा है कि एक अफेक्टिव टीचर का कौन सा गुण नहीं है, ठीक ना। तो उत्प्रेरण की क्षमता, यानी बच्चों को मोटिवेट कर सके, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर ला सके, कक्षा, तो ये दोनों होने चाहिए एक टीचर में, ठीक ना। कक्षा शिक्षण में सदैव आईसीटी यानी कंप्यूटर वगैरह सब दृश्य सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाए, ठीक ना। तो ये भी होना चाहिए। कक्षा अनुशासन हेतु बहुत कठोर, डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा कठोर हो, तो ये एक प्रभावी टीचर का गुण नहीं है। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां क्या है, निम्न में से कौन प्रयोजनवाद के संदर्भ में सत्य है, ठीक ना। प्रयोजनवाद का कौन सा, तो इसमें से जो ऑप्शन है वो उसको लिंक करता है, ठीक ना। तो प्रयोजनवाद क्या कहता है कि कोई भी जो सत्य है वो स्थायी नहीं है, ठीक ना, सारा परिवर्तनशील है, समय के अकॉर्डिंग सब बदल जाता है। तो एक विचारधारा पे प्रयोजनवाद, एक विचारधारा को प्रयोजनवाद नहीं मानता है, ठीक ना, सभी के विचारधाराओं को मानता है। तो बहुतत्ववाद में विश्वास इसका सही हो जाएगा, ठीक। फिर हम आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, बच्चों में आदर्श गुणों के विकास का उत्तरदायित्व किसका है, ठीक ना। बच्चे में एक आइडियल क्वालिटीज आ जाए, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तो शिक्षकों का है जरूर, अभिभावकों का है यस, समाज का भी है यस, तो उक्त सभी का है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, RCI, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक ना। वैधानिक संस्था कब बनी, यानी वैधानिक यानी संविधान के अनुसार संस्था कब बनी? तो 1993, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। हम क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेंगे। 32 क्या है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया? तो धारा 21 के ए में जोड़ा गया, ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। निम्न में शिक्षक का कौन सा गुण शिक्षक की प्रभावशीलता को निर्धारित करने वाले पूर्वबोध मानदंड से संबंधित नहीं है, ठीक ना। प्रभावशीलता को निर्धारित करता है ऐसा गुण कौन सा है जो कि पूर्वबोध मानदंड से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा शिक्षण में संप्रेषण की जो प्रभावशीलता होती है ये आपका मानदंड में नहीं आता है। वो संप्रेषण अपने स्थिति के अनुसार जो होता है वो टीचर क्लास में करता है, ठीक ना। ये किसी मानक के अनुसार से वो संप्रेषण नहीं करता है बच्चों से, ठीक, ये याद रखिएगा आप। फिर हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेंगे। 34 क्या है, पाठ्यचर्या का विकास करते समय, करिकुलम डेवलपमेंट करते समय निम्नलिखित में से सबसे कम महत्वपूर्ण मानना चाहिए, ठीक ना। कम महत्वपूर्ण क्या मानना चाहिए? विद्यार्थियों की योग्यता तथा रुचि के अनुसार करिकुलम होना चाहिए। जॉब मार्केट, यानी कि करिकुलम ऐसा हो जिससे बच्चे को जॉब मिल सके, समाज की आवश्यकताएं पूरी हो सके। प्रतियोगी परीक्षाओं का रुझान क्या है, इसको देख के करिकुलम डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक ना, ये लिंक नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, शिक्षा समाजशास्त्र के जनक कौन थे? तो जॉर्ज पैनी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 36 क्या है, 36 है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की किस धारा में प्रावधान है? तो धारा 29, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर को। साइबरनेटिक्स संबंधित है किससे? तो पृष्ठपोषण यानी फीडबैक से, साइबरनेटिक्स से, याद कर लीजिएगा, ठीक ना।
फीडबैक से संबंधित है। फिर क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर को। ठीक। फिर इसके बाद बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो गिलफोर्ड के द्वारा 3 आयामों वाला सिद्धांत दिया गया है। ठीक ना। फिर उसके बाद कोहलर का नाम जुड़ा है, यानी कोहलर कौन सा सिद्धांत दिए थे अधिगम के क्षेत्र में, तो अधिगम के अंतःदृष्टि का सिद्धांत जो चिंपैंजी पे प्रयोग किए थे, केला ऊपर में रख दिए थे और उसको डब्बा पे डब्बा रख के जो चढ़ के उसको उतारता है, तो कोहलर वाला सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, इकाई विधि के प्रतिपादक हैं, तो इकाई विधि के प्रतिपादक H.C. मॉरिसन है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा किशोरावस्था एक तूफान की अवस्था है, स्टैनले हॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिएगा, पूछ सकता है। ठीक। फिर इसके बाद क्या है, निषेधात्मक शिक्षा की संकल्पना दी है रूसो ने। ठीक ना। निषेधात्मक शिक्षा की संकल्पना रूसो ने दी है। ठीक। निम्न में से कौन श्रव्यदृश्य शिक्षण सामग्री का कार्य है, तो अधिगम की क्रिया में छात्रों को प्रेषित करना, शिक्षण अधिगम क्रिया में शिक्षक की सहायता प्रदान करना, शिक्षक को सहायता पर कठिन विषय वस्तु को स्पष्ट करना, यानी उक्त सभी डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्न में से सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए पुराने से नए के क्रम में। तो वही पहले कौन आया, पहले यूजीसी आया है, फिर एनसीईआरटी आया है, फिर इग्नू आया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक ना। फिर इसके बाद स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं, तो कौन कौन से 3 अवस्थाएं हैं, संकेतन, इनकोडिंग, संचयन यानी इकट्ठा करना, पुनः प्राप्ति यानी उसको रिकॉल करना। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद क्या है, वह अधिगम जिसमें परिणामों के फलस्वरूप ऐच्छिक व्यवहार सबल अथवा निर्बल हो जाता है वह है। ठीक ना। तो सबल अथवा निर्बल हो जाता है जो ऐच्छिक व्यवहार, वो क्या है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक ना। तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत में क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो सबल भी हो सकता है, निर्बल भी हो सकता है। ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, 50वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा दर्शन मानता है कि पराभौतिक प्रश्न नैतिक रूप से अनुपयोगी एवं बौद्धिक दृष्टिकोण से अनिश्चित होते हैं। ठीक ना। तो यानी कौन भगवान को नहीं मानता है, जो भौतिक से परे चीज़ें हैं, जो भौतिक से परे चीज़ें हैं उसको कौन नहीं मानता है, तो बौद्ध दर्शन भगवान वगैरह भी विश्वास नहीं करते थे। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो यही कुछ क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन, जो आपको एक बेसिक आइडिया देंगे कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना। MGKVP में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। यदि आप मेहनत करेंगे तो क्रैक करना बिल्कुल 100% आपको आसान रहेगा। और ऊपर से कहीं आपके पास NCC या NSS का सर्टिफिकेट है तो आपको वेटेज मिल के आपका एडमिशन होना कन्फर्म है। ठीक ना। तो मेहनत कीजिए। आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं, बाकी के 50 क्वेश्चन जल्द ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि बाकी के जो 50 क्वेश्चन बचे हैं वो कैसे आते हैं। ठीक ना। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में इसमें डाउट या समझ नहीं आया होगा तो कमेंट में उसको आप लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे समझा दूंगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर एक ऑथेंटिक अपडेट हो, चाहे फिर ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर PDF वगैरह हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रैक्टिस सेट्स हो, आपको कुछ न कुछ यहाँ पे मिलते रहेगा। यानी आपका यहाँ पे फ़ायदा ही होगा, हानि नहीं होने वाला है। ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।